नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो हम 5th लेसन पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंदर गुड़ल के पुष्प से सूचक तैयार करना सीखा था और गुड़ल के पुष्प से सूचक तैयार करके विभिन्न प्रकार के टेस्ट हमने किए थे। इसके साथ साथ हमने फिनोक्सेलिन नामक सूचक के बारे में भी अध्ययन किया था और उदासीनीकरण के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा समझेंगे, प्लस दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमें कहाँ देखने को मिलती है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और प्लस अम्लीय वर्षा के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। तो देखिए बच्चों, उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है। उदासीनीकरण का मतलब ये है कि जब एक अम्ल और क्षारक को आपस में जब मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षारक जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, प्लस कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निर्मुक्त करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल प्लस क्षार आपस में मिलते हैं, जिससे लवण बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने अम्ल की जगह पर क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, जिसको हम HCl बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया है? क्षारक। क्षारक की जगह हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, जिसका सूत्र है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। जो नमक हम खाते हैं डेली रूटीन के अंदर, घर के अंदर यूज़ करते हैं, ये नमक क्या है? NaCl है। प्रश्न पूछा जाता है नमक का सूत्र बताइए, तो नमक का सूत्र क्या है? NaCl। ये एक लवण है, इसको NaCl भी बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। समझ में आया? तो लवण बना प्लस H2O। H2O क्या होता है? जल। तो जल बना प्लस ऊष्मा निर्मुक्त हुई। तो ये हमारी एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने आपस में अभिक्रिया की, अम्ल और क्षार ने आपस में अभिक्रिया की, जिससे लवण बना सोडियम क्लोराइड, प्लस जल बना, प्लस ऊष्मा निर्मुक्त हुई। और ये पूरी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो अब समझ में आ गया उदासीनीकरण किसे कहते हैं? कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो इससे लवण बनता है, जल बनता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए बच्चों, हमने सेकंड लेसन के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो आमाशय होता है, ये आमाशय जो होता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो हमारा भोजन मुख से होकर के ग्रसिका से होकर जो आमाशय में जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है ना, जिससे कि हमारे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आमाशय के अंदर अम्ल की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक तो आमाशय खुद भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, दूसरा हम ऊपर से हम भी खट्टे पदार्थ खाते हैं, यूज़ करते हैं खाने में, खटाई ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर एसिड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? अपचन हो जाता है। और जब अपच होती है तो इससे क्या होती है? गैस बनने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है ना। तो इससे मुक्ति पाने के लिए जब हमारे पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, अपच होता है, तो इससे हमें कष्ट होता है। तो इस समय हम क्या करते हैं? डाइजीन लेते हैं। आपको मालूम है पिंक कलर का एक सोल्यूशन होता है, बोतल के अंदर सिरप आती है ना, पिंक कलर की, जिसको बोलते हैं डाइजीन, और इसकी टैबलेट्स भी आती है पिंक कलर की। तो ये क्या होती है? दूधिया मैग्नीशियम होता है। ये जो लिक्विड होता है इसको हम दूधिया मैग्नीशियम बोलते हैं। ये जब हम लेते हैं तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? दूधिया मैग्नीशियम जो होता है इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और क्या बना देता है? लवण बना देता है, इसको उदासीन कर देता है ना। और जब इसको ये उदासीन कर देता है, जब ये इसको उदासीन कर देता है तो उससे क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारे बिल्कुल रोज़ डेली रूटीन में होता है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमारे बिल्कुल सामने ही हो रही है, लेकिन हमें मालूम भी नहीं होता है ना। जैसे कि जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर ज़्यादा एसिड हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो उससे क्या होता है? गैस होती है, सिर में दर्द होता है ना, अपच होती है। तो उस समय हम जो है डाइजीन लेते हैं, डाइजीन की टैबलेट लेते हैं या फिर इनो लेते हैं ना। तो ये क्या करता है कि इस एसिड से रिएक्शन करके और ये क्या बनाता है? लवण बनाता है, प्लस लवण बनाता है, इसको उदासीन कर देता है, जिसके कारण हमारे
पेट का दर्द समाप्त हो जाता है, हमारी गैस खत्म हो जाती है और ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये भी उदासीनीकरण की प्रक्रिया जो हमारे डेली रूटीन में देखने को मिलती है। अब देखिए बच्चों, चींटी कटन, मैंने आपको परसों भी बताया था कि जब चींटियाँ काटती है, हमने जब अम्ल और क्षार पढ़े थे तो उसके अंदर हमने फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ा था, है ना, कि चींटियाँ जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड नामक एक द्रव छोड़ती है। ये फॉर्मिक एसिड एक अम्लीय द्रव है, तो जब ये हमारी त्वचा पर छोड़ती है तो उससे क्या होता है कि जलन महसूस होती है हमको, है ना, खुजली चलती है, बहुत तेज जलन होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, इस जलन को समाप्त करने के लिए उस समय चींटी जब काटती है और जब वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और जब जलन होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा हमारे घर में होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ये जो सोडा होता है इसको हम हल्का सा पानी के अंदर 1 ड्रॉप पानी डाल करके हल्का सा घोल के उसका कैलेमाइन विलयन बना लेते हैं, और कैलेमाइन विलयन जो होता है ये हम उस स्थान पर रगड़ देते हैं थोड़ा सा जहाँ पर जलन हो रही है, जहाँ पर चींटियों ने काटा है। तो ये क्या करता है कि चींटियों ने जो अम्ल छोड़ा, फॉर्मिक एसिड जो अम्ल था, ये है क्षार, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके और क्या कर देते हैं, लवण बना देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जलन समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया जो डेली रूटीन में होती है, चींटियाँ हमको काटती रहती है ना, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो रही है ना। हम नमक भी लगाते हैं इसकी जगह, सोडा भी लगाते हैं, है ना, और जिससे हमारी जलन समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, अम्ल जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है, जिसके कारण हमारी जलन समाप्त हो जाती है। अब देखो, मिट्टी के अंदर भी जो है उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता कैसे। देखो, जब हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा करते हैं मिट्टी के अंदर, केमिकल्स डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो जब हम यूरिया डालते हैं मिट्टी के अंदर तो ये क्या करती है, उसको अम्लीय बना देती है मिट्टी को। और जब मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो या फिर क्षार की मात्रा ज़्यादा हो, दोनों ही पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अच्छी नहीं होती, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो विपरीत वृद्धि करने लग जाते हैं, है ना, उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है। तो जब मृदा में अत्यधिक अम्लीय होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, भुजा हुआ चूना डालते हैं, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब अम्ल की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा हो जाती है तो उस समय हम कैल्शियम ऑक्साइड नामक जो है वो क्षार डालते हैं, है ना, और भुजा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। और ये जब हम डालते हैं तो ये क्या करता है, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। उदासीन कर देता है तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है ना। अब पौधे आसानी से उसमें वृद्धि और विकास कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, मिट्टी में अम्ल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और क्षार की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यदि मिट्टी के अंदर क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो फिर हम क्या करें, क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो हम उसके अंदर कंपोस्ट खाद मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अब देखिए, यदि मिट्टी क्षारीय ज़्यादा है तो क्षारीय ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या हम करेंगे, उसके अंदर हम कंपोस्ट खाद मिलाएंगे, क्योंकि कंपोस्ट खाद जो होती है वो मिट्टी के अंदर अम्ल निर्मुक्त करती है, अम्ल जो है वो उत्पन्न करती है। तो जब इनसे अम्ल बनते हैं तो ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उसको प्रकृति को उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हमारी मिट्टी नॉर्मल हो जाती है और हमारे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छे से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मृदा का उपचार भी उदासीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है ना। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, इस अपशिष्ट को या इस कचरे को, ये जो कचरा होता है इसके अंदर अम्लीय पदार्थ होते हैं ज़्यादा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ये सड़ जाते हैं और पूरे एसिड इसमें से निकलते हैं। अब ये अम्लीय पदार्थों को जब सीधा ही जलाशय और नदियों में जब छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ हैं, मेंढक है, सांप है ना, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इन अम्लों को वो अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं और उससे क्या होता है कि उनका जीवन जो है वो नष्ट हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय और नदियों में बहाने से पहले हमको उसके अंदर क्षारीय पदार्थ मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए, उसको उदासीन कर लेना चाहिए और फिर ही हमको उसको नदियों और तालाबों में बहाना चाहिए, नहीं तो जलीय जीवों को नुकसान हो सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हाँ, तो बच्चों, हम अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। अम्लीय वर्षा का मतलब ये होता है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से और कल कारखानों से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कई प्रकार की गैसेस निकलती है, कई प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। अब क्या होता है कि वर्षा के जल के साथ ये ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड जो होते हैं वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। और ये अम्लों से युक्त वर्षा जब पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर गिरती है तो इस वर्षा को ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा जो होती है ये हमारे भवनों को नुकसान पहुंचाती है, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को, जंतुओं को, मनुष्यों को, सभी के लिए ये हानिकारक होती है। मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, स्किन डिजीज कर देती है। पौधों के ऊपर यदि अम्लीय वर्षा गिरती है तो इससे हमारी फसलें नष्ट हो जाती है, उत्पादन हमारा कम हो जाता है। इमारतों के ऊपर गिरती है तो ये उनको संक्षारित कर देती है, जैसे कि ताजमहल संक्षारित हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमको